होना ही होगा। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, पर महंगाई डायन खाए जाते हैं। जय हिंद। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर 27 से 30 मई तक देश के 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करने का ऐलान किया है। सरकार की विफलताओं को लेकर उजागर करेगी पार्टी। और जारी कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम मुंबई में 29 मई को, अजय माकन गुवाहाटी में 27 मई को, राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी रायपुर में 27 मई को, कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा धर्मशाला में 27 मई को, पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ नागपुर में 27 मई को, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विनीत पूनिया आगरा में 27 मई को, सांसद दीपेंद्र हुड्डा लखनऊ में 30 मई को और कांग्रेस के संचार विभाग के सचिव वैभव वालिया इंदौर में 27 मई को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस की इस नेताओं की मोदी सरकार के 9 साल में प्रेस वार्ता करेंगे। कांग्रेस के प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार ने 9 साल पूरे होने पर शुक्रवार को महंगाई, बेरोजगारी, कुछ अन्य विषयों पर उनसे 9 सवाल पूछे हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री ने अपने वादों को पूरा नहीं किया। देश के साथ जो विश्वासघात किया है उनके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल के 9 साल सवाल शीर्षक से एक पुस्तिका का भी विमोचन किया है। आपको बता दें कि आज 27 मई है कि ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किए हैं, वो आप देख ही रहे होंगे। और सबसे जो कांग्रेस पार्टी का जो मामला है, जो 30 तारीख तक लगातार ही जो चालू रहेगा, मैं आपको रूबरू कराता रहूंगा। और आइए आज जिन कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनका मुख्तसर सा मैं आपको बता दूं। हालांकि जो इन्होंने एक वीडियो जारी किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो आपके मन में ऊर्जावान शक्तिशाली विचार है उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9 साल बेरोजगारी का हाल। प्यारे देशवासियों, मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। मुझे लगता है आप भूले नहीं होंगे कि सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया, लेकिन क्या किसी को रोजगार मिला? क्या आपके हाथों को काम मिला? क्या आपके बच्चों को नौकरी मिली? नहीं। जवाब है नहीं। मोदी सरकार ने रोजगार देने के बजाय आपको और आपके बच्चों को उल्टा बेरोजगार बना डाला। मोदी सरकार के बीते 9 वर्षों में देश के युवाओं को अगर कुछ मिला है तो वो है बेरोजगारी, अनपढ़ता, जेल, लाठी और आत्महत्या। मोदी काल में देश का युवा निराश और हताश हो चुका है और CMIE का कहना है कि भारत में रोजगार मिलने की दर बहुत कम है और ये सबसे बड़ी समस्या इस वक्त युवाओं के सामने है। श्रम मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में बेरोजगारी पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जी हां, देश में पिछले 45 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी भी नहीं देखी गई जो आज के दौर में देखी जा रही है। CMIE की रिपोर्ट बताती है कि अप्रैल 2023 में देश में बेरोजगारी दर 8.11% रही। बेरोजगारी का ये आलम है कि मई 2023 में मोदी सरकार ने चपरासी और चौकीदार की बहाली निकाली। 2-4 हजार युवाओं के लिए वैकेंसी थी, मगर 55 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन कर दिया। और भी हैरान कर देने वाली बात तो ये रही, 10वीं पास के लिए जो भर्तियां निकाली गई थी उसे पाने के लिए MTech और MBA करने वालों ने आवेदन कर दिया। अब आप इससे ही देश में बेरोजगारी और युवाओं की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस सरकार ने देश के युवाओं के लिए जितना किया उसका आधा भी बीजेपी कर पाने में असमर्थ रही है। भाजपा को समझना चाहिए कि देश का युवा नौकरी चाहता है, नफरत नहीं। सालों में देश की बदहाली और पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण सरकारी संस्थाओं की दुर्गति है। ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लगभग सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फंड में कटौती से लेकर छात्रों को मिलने वाले स्कॉलरशिप में भारी कमी कर दिए गए हैं। एक तरफ जहां सरकार युवाओं का भविष्य बिगाड़ ही रही है तो दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई
और इनकम टैक्स का धड़ल्ले से दुरुपयोग करके देश के लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। रिपोर्ट्स बताते हैं कि साल 2014 से 2022 तक 121 नेताओं की जांच की है, उनमें से 95% नेता विपक्ष से हैं। मोदी सरकार इन जांच एजेंसियों को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर ऐसे इस्तेमाल कर रही है कि अन्य विपक्षी दलों से भाजपा में गए भ्रष्टाचारियों के ऊपर कोई शिकंजा नहीं कसा जाता है। देश की जनता ये बात कभी नहीं भूलेगी कि नारायण राणे, DS येदियुरप्पा, रमेश पोखरियाल, मुकुल रॉय, रेड्डी ब्रदर्स, शिवराज सिंह चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे भ्रष्ट नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सरकार बदलने से लेकर विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग के लिए दबाव बनाने के लिए इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए CBI के तोते भेज दिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद केवल इतना ही नहीं बदला है, HAL जैसी विश्वसनीय सरकारी कंपनियों से राफेल की साइन की हुई डील वापस लेकर रातों रात इसे अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया गया। BSNL के खंडहर पर अब भी प्राइवेट टेलीफोन कंपनियों के झंडे लहरा रहे हैं। देश के ज्यादातर एयरपोर्ट मोदी के मित्र अडानी को बेच दिए गए हैं। सरकारी संपत्तियों का निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है। सरकारी संस्थाओं के दुरुपयोग से लोकतंत्र को खतरा है। नरेंद्र मोदी ने अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में देश को बर्बादी के गहरे कुएं में धकेल दिया। मोदी जी वहाँ 4 साल पहले रेलवे के एक डिपार्टमेंट में 19,000 भर्तियां निकली थी। छात्रों ने परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन वो 19,000 नौकरियां अब घटकर 2 से 3,000 ही रह गई हैं। है ना कमाल की बात। रेलवे ने 4 साल पहले जो वैकेंसी निकाला था, और रेलवे ने, मोदी जी ने ही 1 लाख वैकेंसी निकाला था। 1 लाख वैकेंसी में इनका एक डिपार्टमेंट है B2C1 मेडिकल, उसकी वैकेंसी 2019 में जो है 19,000 थी। उस 2019 से 2023 जो आ चुका है, 4 साल के अंदर वैकेंसी बढ़ना चाहिए। काफ़ी पद रिटायर हुए होंगे लोग, तो उस वैकेंसी को बढ़ाना चाहिए। और बढ़ाने की जगह 4 साल में बच्चों ने जो तैयारी करी, मेहनत करी, एग्जाम पास किया, उस वैकेंसी को घटा के 2-3 हज़ार कर दिया, जिसमें कि ये बच्चे लोअर मेडिकल वाले हैं B2C1, और एक आता है अपर मेडिकल A2। तो जो अपर मेडिकल वाले हैं वो छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं इनकी वैकेंसी में, और ये B2C1 के तो वैकेंसी तो 2-3 हज़ार उसमें अपर मेडिकल वाले भी आ जाते, तो इनके लिए तो मेरे ख्याल से सैकड़ों में, लेकिन जो 1000 वो भी कम हो गई। तो मेरा इन बच्चों का विनम्र निवेदन ये है कि यहाँ पे जो प्रदर्शन जो बच्चे कर रहे हैं कि इनकी जो वैकेंसी 2019 में थी, 19,000 जो वैकेंसी थी, वो वैकेंसी इनको वापस दी जाए, इनका हक दिया जाए। क्योंकि 4 साल के अंदर आप जितने चेहरे आप देख पा रहे हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा वो बच्चे हैं जिनका उम्र ओवरेज हो जाएगा। दलितों, आदिवासियों, OBC और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आप चुप रहते हैं। जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, वो जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है, उसका भी जवाब नहीं आया। राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय इसकी मांग की। आप जानते हैं जब UPA की सरकार थी, हमने जाति जनगणना की थी, पर बहुत से कारणवश जो मैंने पहले आपको बताया है वो प्रकाशित नहीं हो पाया। और हमारी मांग है, और अनेक विपक्ष पार्टियों की मांग है कि जाति जनगणना होना जरूरी है। हजारों भारतीय देश छोड़कर विदेशों में जा बसे। वजह है नफरत, महंगाई और बेरोजगारी। मोदी सरकार ने दावा किया था कि विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी, निवेश करेंगी, देश उन्नति के उच्चतम स्तर पर होगा। लेकिन सच ये है कि देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देने वाले लोग ही अब भारत में नहीं रहना चाहते हैं। अपना देश छोड़कर दूसरे देश में पलायन करने वालों की लिस्ट में विश्व में भारत अब तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। हेनले एंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 8,000 अमीर लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। आने वाले समय में ऐसे ही 42% लोगों के देश छोड़ने की आशंका जताई गई है। पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो साल 2018 में 1,08,000 लोग भारत छोड़कर लंदन, न्यूयॉर्क और ब्रिटेन जैसे देशों में जाकर रहने लगे। उसके बाद 2019 में 1,10,000 लोग देश छोड़कर चले गए। देश के लोग अपना मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और यहाँ मोदी जी एंड टीम अपने नाकाम 9 सालों का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। सच तो ये है कि मोदी देश की जनता को रहने लायक व्यवस्था देने में नाकाम रहे।
आज अपने देश के लोगों को देश छोड़ने से रोकने में नाकाम रहे, देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में नाकाम रहे, आप देश की जनता का भरोसा जीतने में नाकाम रहे। देश अब सत्ता में कांग्रेस की वापसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि जनता समझ चुकी है। ऐसा करके नरेंद्र मोदी जी न केवल भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उन वीर शहीदों का भी अपमान करते हैं जो भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। चीन हमारी सीमा में घुस आता है, भारत भूमि पर नए गांव बसा लेता है, हमारे जवानों को पेट्रोलिंग करने से धमकाता है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री देश को यह कहकर गुमराह करते हैं कि न हमारी सीमा में कोई आया है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। चीन दिनों दिन मनबड़ होता जा रहा है। सीमा पर उसकी हरकतें भारत को उकसाने वाली होती हैं, मगर उसको मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री चुप रहते हैं। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के पास चीन से निपटने के लिए कोई ठोस प्लान ही नहीं है, और इसी बात का फायदा चीन लगातार उठाता है। बीते दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपने 2 गांव बसा लिए, लेकिन गृह मंत्री देश को यह झूठ बोलकर गुमराह करते रहे कि भारत की सुई के नोक भर की जमीन भी कोई दूसरा नहीं ले सकता है। चीन जिन क्षेत्रों में हमारे सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से मना करता है, उन क्षेत्रों में हमारे जवान पेट्रोलिंग कब कर पाएंगे, इसका कुछ अता पता नहीं है। जबकि चीन बहुत पहले से ही हमारी सीमा के काफी भीतर तक घुसपैठ कर चुका है। उसके बावजूद वो भारत भूमि के भीतर कई क्षेत्रों में बफर जोन बनाने की जिद पर अड़ा है, लेकिन सरकार इस पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बजाय एक रहस्यमयी चुप्पी साधी। इस चुप्पी के पीछे का क्या कारण है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह ही बता सकते हैं। अब ताजा मामला उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में नीति दर्रा के समीप चीन सड़क निर्माण कर रहा है और अपने कई सैन्य ढांचों का निर्माण कर रहा है। यह भारत की सुरक्षा के लिए एक खतरे की घंटी है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सभी चुप। चीनी सीमा पर जब हमारे जवान शहीद होते हैं तो देश के नागरिकों को एक उम्मीद बनती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी कार्रवाई की जगह टिकटॉक जैसे चीनी ऐप पर कार्रवाई करके इसे सर्जिकल स्ट्राइक का तमगा दे देते हैं। चीन से लड़ने के लिए भारत के पास रणनीतिक और सामयिक कार्रवाई का बेहद अभाव है, और इसी का फायदा चीन लगातार उठाता है। वैसे भी झूठ और प्रोपेगेंडा के दम पर सरकार बनाने वाली, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी को देश की संप्रभुता, देश की अस्मिता और लोगों की, हिंदुस्तानियों की भावनाओं से क्या ही फर्क पड़ने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलकर, प्रोपेगेंडा चलाकर इस देश को कितना भी गुमराह करने का प्रयास कर लें। बाकी चीन पर मोदी सरकार के दावे और उसकी हकीकत में इस देश की जनता फर्क समझ चुकी है, और इस देश की जनता चीन पर सरकार के नाकामियों और सरकार के काला सच को भी समझ चुकी है। बता रहे हैं कि पीएम मोदी हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुए हैं। महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है, देश की बड़ी आबादी को 2 वक्त के खाने के लाले हैं, देश भूखमरी में रिकॉर्ड बना रहा है। डायन महंगाई अब घर जमाई बन गई है, पेट्रोल डीजल के दाम रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ये कहानी है मोदी के नाकाम 9 सालों की। कांग्रेस की सरकार में हर चीज आम आदमी की पहुंच में थी, लेकिन आज देश की जनता को बीजेपी ने भूखा मरने पर छोड़ दिया है। साल 2014 से पहले सरसों का तेल 90 रुपए लीटर मिला करता था, जो अब 2 गुना होकर 180 रुपए लीटर हो चुका है। कांग्रेस सरकार में देश की जनता दूध 36 रुपए लीटर खरीदा करती थी, जो अब 51 रुपए लीटर हो चुका है। 1 किलो चावल 27 रुपए का मिला करता था, जिसके लिए अब 52 रुपए चुकाने पड़ते हैं। आटा 20 रुपए किलो मिला करता था, जिसका दाम 2 गुने से ज्यादा बढ़कर 50 रुपए किलो हो चुका है। तमाम तरह की दालों पर रिकॉर्ड महंगाई हुई है। अरहर की दाल 74 रुपए किलो मिला करती थी, जो कि अब 140 रुपए किलो मिल रही है। चीनी 36 रुपए किलो से बढ़कर 51 रुपए किलो हो चुकी है। ये तो वानगी है सिर्फ चंद चीजों की, ऐसे ही लिस्ट गिनाने पर अगर आए तो कई दिन बीत जाएंगे। देश में महंगाई के इस हाल को देखकर जनता अब तो गुहार लगा रही है कि प्लीज हमें नहीं चाहिए ऐसे अच्छे दिन। मेहरबानी होगी
हमारे पुराने दिन ही लौटा दो। और हाँ, सिक्के का एक और पहलू देखिए, ढोंग करने में तो मोदी जी माहिर आदमी हैं। जब किसी राज्य में चुनाव होते तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को वहीं थाम दिया जाता है, जबकि कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कभी जनता के पहुंच से दूर नहीं होने दी। साल 2014 से पहले पेट्रोल 71 रुपए लीटर मिला करता था, जबकि डीजल की कीमत मात्र 57 रुपए लीटर हुआ करती थी, वो भी तब जब कच्चा तेल $107 प्रति बैरल मिल रहा था। अब जब कच्चा तेल मात्र $74 प्रति बैरल मिल रहा है, उसके बावजूद मोदी सरकार पेट्रोल करीब 100 रुपए लीटर और डीजल 90 रुपए लीटर बेच रही है। कांग्रेस की सरकार में 410 रुपए में मिलने वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपए हो चुकी है। जनता को सस्ती गैस मुहैया कराने के लिए कांग्रेस सरकार साल 2013 से 14 में घरेलू गैस पर सालाना 46,458 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी दिया करती थी, जिसे मोदी सरकार ने आने के बाद पूरी तरह से खत्म कर दिया। साल 2014 से पहले 35 रुपए किलो बिकने वाली सीएनजी अब 80 रुपए किलो बिक रही है। सिर्फ दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 120% का इजाफा हुआ है। कुल जमा हासिल ये है कि मोदी सरकार में आज रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर पहुंच चुका है। दवाएं इतनी महंगी हैं कि गरीब दम तोड़ रहे हैं। चारों ओर से महंगाई की मार झेल रही जनता ने अब ठान लिया है कि 9 साल से देश की सत्ता पर बैठी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंक कर ही राहत की सांस ली जाएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी तभी जनता को महंगाई से निजात मिलेगी। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।